हेलो बच्चों, आई होप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस और नो? ले भैया ओफो, जल्दी से बताइए दोस्तों। आ गई भाई सभी को आवाज मेरी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि लास्ट वाली क्लास में मैंने आप लोगों को ठोस अवस्था का पार्ट करवाया था और हम लोग डिफेक्ट तक पहुंच गए थे। बेटा कहां तक पहुंच गए थे? डिफेक्ट तक पहुंच गए थे। अब देखिए बेटा, आगे हम बात करेंगे किसकी भाई? हाँ, डिफेक्ट में भी शॉर्ट की डिफेक्ट मैंने पढ़ा दिया था भाई। शॉर्ट की डिफेक्ट तो पूरा ही करवा दिया था और ये भी बताया था भाई किस किस में होता है साधारणतः। और इसमें जो है एक धनायन एक ऋणायन पूरे रूप से गायब हो जाता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे बेटा डिफेक्ट बढ़ते हैं, यानी दोष बढ़ते हैं। और इस दोष के बढ़ने पर द्रव्यमान कम हुआ है, आयतन वही है। भाई इस इलाका तो वही है उतना ही, तो इसका मतलब है कि घनत्व जो है वो कम हुआ है। अब क्या होता है कि वास्तव में जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, साधारणतः वो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बेटा जी ये बढ़ते जाते हैं डिफेक्ट, तो बेटा इनकी चालकता बढ़ती रहती है। ये बात मैंने आपको बता दी थी। लेकिन अब जो मुझे अगला डिफेक्ट बढ़ाना है, खैर, ठोस धातु, ठोस क्षार धातु हैलाइड। आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है भाई, मेरे को माफी चाहता हूँ। ठीक है। अब आते हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन आया था आईआईटी एडवांस 2013 में। और मैं बोलता रहता हूं कि भाई आपकी अगर किस्मत हुई तो आईआईटी एडवांस में आपको कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसा मिल जाएगा। 1 नंबर की बात कर रहा हूँ, 1 या 2 नंबर का। अब ठोस क्षार धातु, और आपको पता है कि क्षार धातु हैलाइडों में रंग का प्रकट होना सामान्यतः किसके कारण होता है? देखो भाई, वैसे तो जो NaCl वगैरह है आप लोगों ने देखा होगा, NaCl जो होता है वो सफेद रंग का होता है, टाटा नमक। लेकिन जब उसको गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा, तवे पे गर्म करते हैं या गांव में कभी देखा हो, तो हल्का हल्का पीला पड़ने लगता है। अब पीला पड़ता है इसलिए है कि उसमें जो क्षारीय धातु के हैलाइड्स हैं वो कौन सा डिफेक्ट लगाते हैं बेटा? क्योंकि इन जितने भी हमारे पास किसी भी यौगिक में या किसी भी धातु के अंदर ये डिफेक्ट होंगे यानी दोष होंगे, उनमें बेटा जो रंग होगा, रंग की जो क्या बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है, वो भी ज्यादा होगी, रंग की इंटेंसिटी बढ़ेगी बेटा। तो अगर क्षार धातु हैलाइड मतलब रंगीन होते जा रहे हैं तो उसका कारण क्या होगा? हमारे पास शॉर्ट की डिफेक्ट, क्योंकि क्षार धातु हैलाइडों में शॉर्ट की डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट दोष होते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट दोष होते हैं, इसके कारण होता है। ठीक है, अब देखिए भाई, ये वाला चैप्टर जेई मेंस में तो नहीं है। अब बात करते हैं बेटा फ्रैंकल दोष। पहले तो आप लोग एग्जांपल देखिए कि किस किस में फ्रैंकल दोष होता है। एक तो हमारे पास जिंक सल्फाइड, ध्यान से देखिए, AgBr और AgI और AgCl। अधिकतर क्या होता है बेटा, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो धातु ओवरऑल छोटे होते हैं आकार में। क्या होते हैं उनके धातु? क्योंकि हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में, आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा इधर से इधर जाने पर जो आकार है वो छोटा होता है। और साथ ही साथ जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व में डी इलेक्ट्रॉनों के कारण जो नाभिकीय आवेश होता है वो ज्यादा होता है बाह्य तत्वों पर, जिस वजह से उनका आकार क्या होता है? छोटा। तो अगर मान लो हमारे पास ऋणायन बड़ा है, धनायन छोटा है, ऋणायन बड़ा है, धनायन छोटा है, ऋणायन बड़ा है, धनायन छोटा है, और अचानक कोई डिफेक्ट यहां पर लगा, कोई इधर उधर आपस में ये हिले, वाइब्रेट करे, तो वाइब्रेट करने पर क्या हो जाता है कि जो छोटे वाला कण है वो कहीं बीच में अंतरकाशी भाग में आ जाता है। ठीक है, रहेगा उसके अंदर ही लेकिन कहाँ आ जाएगा? अंतरकाशी भाग में आ जाएगा। अब यहां पर आप देखिएगा, हुआ कुछ ऐसा कि जैसे जैसे हम लोग फ्रैंकल दोष की बात करें तो फ्रैंकल दोष में धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन, ये जो धनायन आप लोग देख रहे हो बेटा, ये वास्तव में जो मैंने व्हाइट कर रखा है ये यहां से हट गया और ये कहीं बीच में आ गया, अंतरकाशी भाग में आ गया। ठीक है, यहां से बेटा ये हट गया, यहां से ये हट गया और कहीं यहां आ गया A+। तो कहेंगे भाई इस दोष में, या पहली बात तो यह है, कुछ पॉइंट है इसके वो याद कर लीजिएगा। पहला पॉइंट, यह दोष
यह दोष उन यौगिकों में लगता है, उन क्रिस्टलों में लगता है, या कह सकते हो आप उन आयनिक क्रिस्टलों में लगता है जहां पर, ठीक है, जहां पर धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है, अधिक अंतर होता है, ठीक है, अधिक अंतर होता है, ठीक है। 1 मिनट देना भाई, मैं स्लाइड में आप ऑन कर लूं दोस्तों। लक्ष्य जेई 2026, ओहो, देखो भाई, ठीक है, सॉरी भाई सॉरी, मैंने वो नहीं चलाया था। अब देखो, यह दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में लगता है जहां पर धनायन व ऋणायन का आकार में अधिक अंतर होता है। अब क्या होता है इस दोष में, ठीक है, जैसे ताप बढ़ाएंगे यहां पर ये दोष उत्पन्न हो जाएगा, जैसे ताप बढ़ाएंगे दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब होगा क्या इस दोष में, जरा देखो बेटा, इस दोष में, इस दोष में धनायन अपने स्थान को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर, इस दोष में धनायन अपने स्थान को छोड़कर किसी अंतरकाशी, किसी अंतरकाशी रिक्त स्थान पर चला जाता है, स्थान पर चला जाता है। अब यहां पर बेटा कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, क्योंकि जो धनायन आपके पास यहां था वो धनायन है तो इसके अंदर ही बेटा, तो द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जब द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हुआ तो बेटा घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वैसे आयन का जो जो यौगिक का क्रिस्टल आयतन है वो बराबर है। हाँ, लास्ट लेक्चर होगा आई गेस ये इस वाले चैप्टर का। अब देखो बेटा यहां पर सुनिएगा मेरी बात, हम लोग जानते हैं ताप बढ़ाने पर हम लोग कहेंगे भाई जो फ्रैंकल दोष है, हिंदी में लिखना, फ्रैंकल दोष है वो बढ़ेगा। अब जितना ज्यादा फ्रैंकल दोष, ध्यान रखिएगा, फ्रैंकल दोष यानी फ्रैंकल इफेक्ट, अरे यार, फ्रैंकल इफेक्ट लगेगा, जितना ज्यादा फ्रैंकल इफेक्ट लगेगा बेटा, तो इसको मैंने कर दिया, ये अगर बढ़ा तो इससे जो घनत्व होगा, घनत्व अर्थात भार बटे आयतन, वो नियत ही रहेगा, नियत ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आई। हाँ, वो अलग बात है कि आवेश डिसलोकेट हुआ है, आवेश इधर से उधर चला गया है ना, डिसलोकेट हुआ है, तो इस वजह से आपकी जो चालकता है उसमें वृद्धि आएगी। और अगर कोई रंग है, रंग की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी, वो भी बढ़ेगी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला, वो ये एग्जांपल है AgBr। AgBr मैंने आपको याद होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है याद करने के लिए,
क्योंकि ये वो एग्जाम्पल है जिसके ऊपर एक बार आईआईटी ने ये पूछा था, आईआईटी मतलब बार बार भी पूछ सकती है जेईई मेंस में, ठीक है, या मतलब क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये आ नहीं सकता। एजीबीआर इतना फेमस है एज पर एनसीईआरटी, जो लोग ये कहते हैं ना भाई एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान रखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं। एजीबीआर में फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों लगते हैं भाई, दोनों के दोनों दोष लगते हैं भाई, ठीक है। फ्रेंकल इफेक्ट होता क्या है? फ्रेंकल इफेक्ट बेटा ऐसा होता है कि इसमें जैसे आपको पता होगा कोई आयनिक क्रिस्टल है, तो आयनिक क्रिस्टल में धनायन अनायन धनायन अनायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन ऐसे जुड़े रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे दोष उत्पन्न होता है, इस दोष में कोई भी धनायन अपने स्थान को छोड़ देता है, मतलब जहां पर जैसे कोने पर रहता होगा या भाई फलक के केंद्र पे रहता होगा, अपने स्थान को छोड़ देगा और वो किसी अंतरकाशी भाग में चला जाएगा। अब अंतरकाशी भाग कौन से हो सकते हैं? या तो क्यूबिकल है ना, घनीय रिक्ति, या टेट्राहेड्रल रिक्ति यानी चतुष्फलकीय रिक्ति, या ऑक्टाहेड्रल रिक्ति, इनमें चला जाते हैं, बस डिसलोकेट होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है अपने नियत स्थान को छोड़कर वो रहता उसी में है पर रिक्ति में चला जाता है, इसको हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। और फ्रैंकल दोष अधिकतर डी ब्लॉक के जो तत्व होंगे उनके यौगिकों में होगा, याद रखिएगा, डी ब्लॉक के जो तत्व होंगे उनमें होगा ज्यादातर बेटा ये। और जिसमें एजीबीआर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, ये वाला एडवांस में है, बोर्ड में नहीं है। हाँ एडवांस में है बेटा, मैंने भी आपको रिसेंटली एडवांस का एक क्वेश्चन भी करवाया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब जरा यहां पर पढ़ लेते हैं बेटा। जेई मेंस 2020 में एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक इसके क्रिस्टलीय रूप में फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष को प्रदर्शित करता है? मैंने एक हाईलाइट करी थी बेटा फ्रैंकल, और इसके ऊपर मैंने पूरा हाईलाइट करा था क्योंकि अगर कभी एग्जाम्पल के बारे में पूछा जाता है तो ये बहुत फेमस कंपाउंड है। 45 सेकंड का आपके पास समय है, मुझे बताइए वो कौन सा कंपाउंड होगा बेटा जिसके अंदर शॉर्टकी व फ्रैंकल दोनों दिखाए जाएंगे। और आपको यह भी याद हो जाएगा कि क्वेश्चन को देखते ही आप लोग समझ जाओगे उसके अंदर कौन सा दोष लगा होगा। देखो एजीबीआर के अंदर फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों लगते हैं, ठीक है। सीजियम क्लोराइड के अंदर शॉर्टकी लगता है, केबीआर के अंदर शॉर्टकी लगता है, जेडएनएस के अंदर क्या लगता है बेटा? फ्रैंकल। क्यों बोला मैंने अभी अभी आपको बोला कि डी ब्लॉक के अधिकतर आयनिक यौगिकों में या जो भी यौगिक होंगे ठीक है, उनके क्रिस्टलों में फ्रैंकल दोष लगता है। और कल मैंने आपको बताया था कि जो एल्कली मेटल होंगे यानी क्षार धातु के यौगिक होंगे, ठीक है, उनमें क्या लगता है बेटा? शॉर्टकी दोष, ठीक है, क्योंकि उनके धनायनों का आकार बड़ा है और वो कहीं ना कहीं ऋणायनों के आकार से टक्कर ले लेते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा इसका ए, करेक्ट आंसर होगा बेटा इसका ए। एट्टी 82.89% बच्चों का आंसर करेक्ट है भाई। आगे देखिए बेटा, नॉन स्टोक्योमेट्री दोष। नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष का मतलब होता है जिनको हम एक तरीके से कल भी बताया था ना, जिसमें जो यौगिक का सूत्र है, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र है या भाई अणु सूत्र है, उसमें चेंज आ जाता है। तो ये क्या होगा बेटा? ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष। दो तरह के दोष होंगे बेटा ये। पहला दोष स्टार्ट हो गया हमारे पास ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष। अब इन्होंने क्या कहा बेटा? उदाहरण के लिए जब NaCl क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो यह पीला हो जाता है। इस प्रकार KCl क्रिस्टल को जब पोटेशियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो वह बैंगनी दिखाई देता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, ये दोष कहां कहां पर लगेंगे, ठीक है। ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष। अच्छा भाई एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ये वाला, इसका आंसर में शॉर्टकी दोष तो होगा ही, ठीक है, लेकिन ये एफ केंद्र भी जरूर करना भाई। एफ केंद्र अगर ये मल्टीपल सेलेक्टिव हुआ तो ये दोनों होंगे, अदरवाइज एफ केंद्र तो होगा ही। अब ये होता क्या है मैं आपको बता दूंगा बेटा, ठीक है। ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु, इसको इंग्लिश में बोलते बेटा मेटल मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। अनायन वैकेंसी। अब इसके ऊपर जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में ध्यान देना भाई,
ठीक है, जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ऋणायन रिक्तियों के कारण, ठीक है, धातु आधिक्य दोष, मतलब ऐसा दोष जहां पर धातु ज्यादा हो और ऋणायन क्या हो, कम हो। अब होता क्या है कि अगर जैसे मान लो मेरे पास, अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा तो मैं बताता हूं, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक है, बताना ही पड़ेगा। देखो, ए पॉजिटिव, सॉरी ये धनायन है बेटा, सी पॉजिटिव, ऋणायन ए नेगेटिव, सी पॉजिटिव और ऋणायन ए नेगेटिव, ऐसे हो गया। या NaCl ही ले लेते हैं, चलो, Na पॉजिटिव Cl माइनस, Na पॉजिटिव Cl माइनस, ठीक है। किसी आयनिक यौगिक में ये आपस में आयनिक बलों के द्वारा जुड़े होंगे, Cl माइनस, Na पॉजिटिव, Cl माइनस और Na पॉजिटिव, और इसमें Na पॉजिटिव, Cl माइनस, Na पॉजिटिव, Cl माइनस। अब देखो बेटा, ऐसा हुआ होगा कि एक हमारे पास सॉलिड होगा, नमक, नमक की बात कर लेते हैं। नमक में इस तरीके से आयनिक बॉन्ड बने होते हैं बेटा, धनायन और ऋणायन के बीच में, धनायन और ऋणायन के बीच में इस तरीके से बंद होते हैं। अब हमने क्या काम करा, क्योंकि जितने भी ये दोष उत्पन्न होते हैं बेटा, ये गर्म करने पर ही उत्पन्न होते हैं, तो हमने सबसे पहले इसको क्या किया, हीट किया। हमने क्या किया, हीट किया। हीट करने पर क्या हुआ, ये गर्म होना चालू हो गया। जब ये गर्म होना चालू हो गया तो पता है क्या हुआ, इनमें से कोई ऋणायन गायब हो गया। जैसे ये ऋणायन गायब हो गया, इस ऋणायन का ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। जैसे क्लोरीन था यहां पर, ये 1/2 Cl2 के रूप में बाहर निकल गई गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है। अब यहां पर एक जगह खाली हो गई, किसकी बेटा, अधातु की। अब अधातु कम हो गए तो धातु क्या हो गए बेटा, ज्यादा। धातु तो उनके कंपैरिजन में ज्यादा होंगे, क्योंकि आप सोच के चलिएगा एक पॉजिटिव चार्ज के लिए एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो बेटा जब एक नेगेटिव चार्ज भाग गया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे। अब कोई चीज ऐसी हो सकती है जो उदासीन ना हो और वो स्टेबल हो, नहीं हो सकती। दुनिया में हर चीज स्टेबल होने के लिए अपने आप को उदासीन तो बनाए रखना चाहेगी। अब क्योंकि Cl माइनस यहां से भाग गया है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के भाग गया क्लोरीन, तो ये पूरा का पूरा थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, अनस्टेबल। क्या हो जाता है बेटा, अनस्टेबल। और वो जो इलेक्ट्रॉन, अब देखो, इसके चार्ज को बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करता है, जहां पर वो ऋणायन है उसके स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये तो मैंने एक छोटा सा क्रिस्टल बनाया है, ये तो लाखों अणु होते हैं, लाखों आयन होते हैं, तब जाके क्रिस्टल बनता है इतना सा, है कि नहीं। तो वहां पर ऐसे क्या होता है कि गर्म करते रहो, ऋणायन कम होते जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ऋणायनों का आकार आपको पता है थोड़ा बड़ा होता है तो निकल जाते हैं। और ये दोष अधिकतर उन धातुओं में लगता है बेटा, अधिकतर उन धातुओं में लगता है या उन यौगिकों में लगता है जो शॉर्ट की डिफेक्ट दर्शाते हैं। उधर मतलब ये तो हो गया, जो जिनमें शॉर्ट की लगेगा उनमें इसके लगने के भी चांसेस रहते हैं। अब भाई जहां पर जो स्थान इलेक्ट्रॉन ने प्राप्त किया, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एफ केंद्रक। एफ केंद्रक, या इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एफ सेंटर। एफ सेंटर। अब किसी भी आयनिक यौगिक में जितने ज्यादा एफ केंद्र उत्पन्न होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, जब सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर डाला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अब्सॉर्ब करके, यानी अवशोषित करके, नीचे ऊर्जा वाले लेवल से ऊंचे वाले ऊर्जा लेवल में चले जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो वो कलर देते हैं, मतलब फिर से वो ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट या बेटा कलर, ठीक है। यही कारण है कि NaCl वैसे सफेद रंग का होता है, लेकिन जैसे जैसे उसको गर्म करोगे तो उसके अंदर से क्लोरीन निकल जाएगा थोड़ा सा, और उसके अंदर जो खाली स्थान है क्लोरीन का, उनमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उनको हम एफ सेंटर कहेंगे। और वो एफ सेंटर बनते हुए क्या होगा कि इसका कलर बढ़ने लगेगा, क्योंकि मैंने कहा था जैसे जैसे दोष बढ़ेंगे वैसे वैसे कलर भी, या कलर की जो तीव्रता है वो बढ़ेगी। दूसरी चीज, जितने ज्यादा बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, वैसे ही बेटा सीधी बात है कि जब हम यहाँ पर उसके अंदर क्या बोलते हैं, विभवांतर के अंदर इनको बीच में रखेंगे या फिर इसमें विद्युत चलाने की कोशिश करेंगे, तो बेटा ये विद्युत के भी सुचालक बन जाते हैं। तो भाई ये दो पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने हैं स्टेटमेंट वाइज, कि जब NaCl का पीला कलर किस कारण आता है,
तो दोष तो है बेटा कौन सा, ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु अधिक्य दोष, यानी मेटल की अधिकता किसके कारण, रिक्तियां जाने के कारण। अच्छा, और किसके कारण होता है, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण। इन इलेक्ट्रॉन, वह देखो वह स्थान जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं एफ सेंटर। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन के कारण, एफ सेंटर के कारण इसमें कलर की इंटेंसिटी बढ़ती है या ये विद्युत के सुचालक बनते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद करना था। अब मुझे बताइए भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को याद हो गया बेटा, यस और नो? क्या आप लोगों को याद हो गया, हाँ या ना का जवाब दीजिए भाई। हो गया बेटा? हो गया? बताओ भाई, क्लियर है? अब देखो आप, ये जो क्वेश्चन है अगर मैं इसको सिंगल करेक्ट कहूं, ये वाला तो चलो आपने कर लिया, अगर मल्टीपल करेक्ट है तो चलो ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्टिव इसका आंसर है। पर अगर मैंने यही क्वेश्चन सिंगल करेक्ट कहा और आप लोगों को मैंने स्टेटमेंट भी पढ़ा दी, ठीक है, कि ठोस क्षार धातु, यानी क्षार धातु के क्लोराइड आपको मन में कौन से याद आएंगे, NaCl या बेटा KCl, में रंग का प्रकट होना सामान्यतः किसके कारण होता है? अगर मुझे सिंगल करेक्ट आंसर देना हो तो मैं क्या आंसर दूंगा इसका, मैं क्या आंसर दूंगा बेटा इसका, अगर सिंगल करेक्ट आंसर देना हो? मैच का स्कोर बेटा पता करना पड़ेगा, फ्रैंक एफ केंद्र। ठीक है, एफ केंद्र। अब हम बात करेंगे बेटा, हो गया भाई ये? एक होता है हमारे पास, अब देखते हैं बेटा यहां पर क्या होता है। दूसरा दोष हमारे पास क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष किसके कारण, ठीक है भाई, ऋणायन की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण, नाम से पता लग रहा है। ठीक है, या इसको उल्टा भी कह सकते हो आप, या ऋणायन आधिक्य दोष, ऋणायन आधिक्य दोष धनायनों की कमी के कारण। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को लगता होगा कि ये मैं आपने देखा नहीं है, आपने इस दोष के क्वेश्चन ना पहले भी कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि आपने बेटा इस दोष के क्वेश्चन ही नहीं करे आज तक, करे हुए हैं आपने आज तक इसके जैसे क्वेश्चन। क्या है भाई जरा देखो, कहां कहां करे हैं आपने, बताता हूं। इसमें क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, मेरे पास Fe+2 है, A-2 है, Fe+2 है, O-2 ही मान लो आप, O-2, 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 Fe+2, O-2, Fe+2। क्योंकि हो सकता है कि जो चीज आज तक आप पढ़ते आए हो और आप लोगों का दिमाग में कभी किसी टीचर से पूछने का मन आया हो कि सर जी ये ऐसा कैसे बन गया, ठीक है, तो क्यूरियोसिटी तो एक बच्चे के अंदर हमेशा जन्म से होनी चाहिए, क्योंकि जितनी उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी बेटा, उतना आगे चल के वो उतना ही बढ़िया दिमाग प्राप्त करता है। ठीक है,
अब मेरी बात सुनो, ये जो यौगिक है ना प्योर अवस्था में, ये यौगिक है FeO एक तरीके से। क्या यौगिक है बेटा ये? आयरन ऑक्साइड है ना, एक तरीके से आयरन ऑक्साइड है बेटा ये FeO, क्योंकि दोनों Fe और O ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसमें क्या होता है कि कोई एक धनायन अपनी जगह से चला जाता है, कोई एक धनायन अपने स्थान से चला जाता है बेटा, और यहां पर क्या हो जाता है भाई? खाली स्थान। ऐसी बेटा हो सकता है धनायन यहां से चला जाए, तो यहां से भी बेटा क्या हो गया? एक खाली स्थान। अब जैसी धनायन गायब हुआ, धातुओं में कमी आ गई, ऋणायन ज्यादा मात्रा में है, तो हमने इसको क्या कहा? धातु न्यूनता दोष ऋणायन की अधिकता के कारण, या ऋणायन अधिकता दोष धनायन की कमी के कारण। अब इसके यहां जाने से जो नियम, जो प्रकृति का नियम है वो डिस्टर्ब हो गया। प्रकृति कहती है कि भाई देखो, न्यूट्रल चीजें ज्यादा स्टेबल होती हैं, उदासीन चीजें ज्यादा स्टेबल होती है, और ये जो क्योंकि यहां पर जैसे धनायन जाएंगे, धनायन गायब हो गए बेटा। अब धनायन के गायब होने से क्या हुआ बेटा? आवेश का जो संतुलन है वो बिगड़ गया। अभी हमारे पास 4 पॉजिटिव चार्ज की कमी आ गई। क्या आ गई बेटा? 4 पॉजिटिव चार्ज की कमी आ गई। इतने ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा है यहां पर। अब उस 4 पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? Fe+2 यहां पर Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला बेचारा Fe+2, ये भी Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला Fe+, कोई भी Fe+2 ले सकते हो आप, जरूरी नहीं कि जो मैं ले रहा हूं वही आप लो। ये भी Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, और ये बेटा आपका ऐसे ही Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास ये जो आपके पास कंपाउंड बना, इसमें दोष लगने के बाद, ठीक है, दोष लगने के बाद इसमें ये मिश्रित हो गया। क्या हो गया? ये मिश्रित हो गया। यानी अब हम कंफ्यूजन में पड़ गए कि भाई इसमें तो Fe+2 भी है और Fe+3 भी है। तो आपने ना बहुत सारे ऐसे यौगिक देखे होंगे बेटा, ऐसे करके Fe0.95O, Fe0.90O, Fe0.98O, देखे होंगे ऐसे आपने? बोलो हाँ या ना? देखे हैं ना वो? तो वो जो क्वेश्चन आप लोगों ने रिडॉक्स चैप्टर में पढ़े हैं, वो यौगिक उत्पन्न कैसे हुए हैं? वो ऐसे उत्पन्न हुए हैं कि एक सही यौगिक में ये दोष उत्पन्न हुए, गर्म कर दिया गया, फिर उनमें ये चेंज आ गया, तो इनका जो आणविक सूत्र है वो बदल गया। पहले इसका आणविक सूत्र ये था, यहां इसकी रस समीकरण मिति गुणांक चेंज हो गए, स्टोक्योमेट्री चेंज हो गई, इसीलिए इनको नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष भी कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि ये वाले दोष अधिकतर उन वाले धातु को यौगिकों में होते हैं जो अपनी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तन करना जानते हो। मतलब जो धातु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तन कर सकता हो, अधिकतर उनके यौगिकों में देखा जाता है। अब मैंने भी भाई देखो पूरी केमिस्ट्री पढ़ रखी है, अब तुम मुझे ये मत सोचना कि लल्लू पल्लू टीचर है कोई, ऐसे ही फिजिकली जानता होगा। और तुम तो खैर हाल फिलहाल पढ़ ही रहे हो। आपने रिसेंटली एक स्टेटमेंट सुनी होगी अकार्बनिक रसायन में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं, अर्थात डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं, इनकी आदत होती है कि इनकी आदत कह लो, प्रकृति होती है विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाना। ठीक है, विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाना। जबकि इसके विपरीत जो क्षार धातु होती हैं, जैसे Na सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, रुबिडियम सीजियम हो गई, या फिर कैल्शियम हो गई, S ब्लॉक की जो धातुएं हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या फिक्स है, तो उनमें नहीं लगता है दोष। ये दोष भी उनमें लगेगा जिनमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होती हो, परिवर्तित होती हो, अर्थात जितने भी संक्रमण धातुओं के यौगिक होंगे उनमें लगने के चांसेस ज्यादा है। अब बात आती है, सर जी हमें ये तो समझ में आ गया कि किस किस में दोष लगता है, लेकिन इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे? मैंने कहा देखो, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, जेई मेंस की बात भी कर रहा हूं, जेई मेंस में आपको लग रहा होगा सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन नहीं है, वो तो रिडॉक्स का है बेटा, वो रिडॉक्स के अंदर सॉलिड स्टेट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मेरे पास ये दे रखा है यौगिक Fe0.90O और पूछा है कि इसमें आयरन कितना प्रतिशत है, मतलब आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था कितने प्रतिशत होगी और +3 कितने प्रतिशत होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हमने ना ये सोचा बेटा कि यार ये जो 0 ऑक्सीजन देख रहे हो, ये हमारे पास 1 है और आयरन 0.9 है, देख रहे हो ना 0.9 है ऑक्सीजन और आयरन,
तो इसका मतलब यह है कि इस पर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -2। और बेटा -2 को बैलेंस करने के लिए कितने पॉजिटिव चार्ज की जरूरत पड़ी होगी? आपको होगी सर जी +2 की जरूरत पड़ी होगी। यानी इतने हिस्से का जो टोटल आवेश होगा वो इसके माइनस के बराबर होगा, यानी +2 के बराबर। यहां पर हम लोग मानते हैं कि इसमें Fe+2 और Fe+3 दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्था है। अगर मैंने इसकी अमाउंट x मोल मान ली, कितनी मोल मान ली बेटा मैंने, x मोल। यहां पर लिखा है 0.9 मोल, है ना, 0.9 मोल। तो ये हमारे पास 0.9 माइनस के x मोल हो गया, अगर हम पूरे क्वेश्चन को मोल में करते हैं। एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है। अब इस 1 मोल यौगिक पर कितने मोल नेगेटिव चार्ज होगा, -2। उसको बैलेंस करने के लिए कितने मोल पॉजिटिव की जरूरत पड़ी होगी, +2। तो हमने इसका आवेश अर्थात x गुणा Fe+2 का आवेश प्लस 0.9 माइनस x, इसके जितने भी मोल आपने माने, और बेटा इसकी जो भी ऑक्सीकरण संख्या होगी Fe+3 का आवेश, ये हमारे पास +2 के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से आप समीकरण हल करोगे। तो यहां पर x Fe+2 पर 2 आवेश है तो 2 कर दिया, 0.9 माइनस x, और यहां पर बेटा 3 है तो आपने 3 गुणा कर दिया और ये हो गया 2। तो 2x ऐसे लिखा, प्लस के 2.7 माइनस के 3x बराबर 2 आ गया। अब -3x माइनस 2x, तो 2.7 माइनस x बराबर 2, x बराबर आ गया 2.7 माइनस 2, x की वैल्यू आ गई 0.7। अर्थात ध्यान से देखिएगा, इसकी मात्रा जो है वो हमारे पास आई है 0.7, और इसकी कितनी आई है बेटा, 0.2। अगर मुझे Fe+2 का परसेंटेज निकालना पड़े तो मैं लिखूंगा इसकी मात्रा x, और टोटल कितनी थी बेटा, 0.9, अर्थात 0.9 बराबर 0.7 बटे 0.9 गुणा 100। इस पॉइंट से पॉइंट गया तो ये हो गया हमारे पास 700 बटे 9, 9 एकम 9, और 9 सत्ते 63 होता है भाई, और फिर 7.78 ऐसे आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 77.78% आया। और अगर आप आयरन का Fe+3 का परसेंटेज निकालना चाहते हो तो आप Fe+3 का परसेंटेज चाहे तो इस फॉर्मूले से निकाल लेना या 100 में से घटा देना, ये बनेगा हमारे पास 22.22%। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे बेटा रिडॉक्स वाले चैप्टर में। तो रिडॉक्स वाले चैप्टर में वो जो कंपाउंड बनता है Fe 0.9O, ठीक है, 0.9O, वो कहां से बना, वो उन यौगिकों से बना बेटा जहां पर ये दोष उत्पन्न होता है। आई होप यहां तक समझ में आ गई होगी आपको बात। पानी पी के आता हूं, 1 मिनट देना भाई, ठीक है। हो गया भाई, ऑल क्लियर दोस्तों, हो गया भाई, ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच, मजा भी आ गया होगा, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब मुझे ना एक क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट, तुम खुद करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो बेटा, अ, एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे Fe 0.95O। ये क्वेश्चन हल करके दिखाओ, इसमें बताओ Fe+2 और Fe+3 की परसेंटेज कितनी होगी। मैच का स्कोर देखा नहीं बेटा,
3 हो गए क्या? 284 पे देखता हूं मैं। करो तुम इस क्वेश्चन को। नहीं भाई, गलत बोल रहे हो तुम, गलत बोल रहे हो। 4 विकेट हो गए, 4 विकेट हो गए दोस्तों, 4 हो गए। ओहो, मुझे तो देखना है किसने कितने रन बनाए। अच्छा चलो, कोहली ने सेंचुरी मार दी, गायकवाड़ ने भी सेंचुरी मार दी। अब देखो बेटा, इसको आप क्या करोगे? टोटल 0.9 है, तो एफ पी प्लस 2 और एफ पी प्लस 3, तो ये आपने एक्स मान लिया, ये 0.95 माइनस एक्स ऐसे मान लिया। अब खत्म। एक ऑप्शन पर -2 होता है तो इनको +2 बनाना है। तो देखो बेटा, एक्स गुणा 2 प्लस 0.95 माइनस एक्स, और इस पर +3 चार्ज है तो गुणा 3, बराबर +2 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर 2x +3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3×5 = 15, और यहां पर हो गया 2.85 माइनस 3x बराबर 2। तो 2.85 माइनस के x बराबर 2, x बराबर आ गया बेटा हमारे पास 0.85। तो जब आप Fe+2 की परसेंटेज निकालोगे, तो बेटा इसका x है अर्थात 0.85, डिवाइड करोगे आप किससे? 0.95 से, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से जब आप जाओगे तो ये 17 हो गया, ये 19 हो गया भाई। तो 17/19, 2 0 है, 1700 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, भाग कर दो, देखता हूँ कितना परसेंटेज आता है। 89.47, 89.47% आ गया। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके। अब हम ठोसों के, ठीक है, ठोसों के विद्युतीय गुण, आपने ठोसों के विद्युतीय गुण पढ़े होंगे बेटा। ठोसों के विद्युतीय गुण पढ़े होंगे आप लोगों ने। बोलो भाई। जैसे अगर मैं बात करूं धात्विक ठोसों के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा समझिएगा बेटा। धात्विक ठोस जो हमारे पास मेटालिक सॉलिड होते हैं, ये आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे बेटा। ठीक है, ठीक है। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं बेटा? आ, विद्युत के सुचालक, और कोई पूछे कि भाई किसके कारण, किसके कारण, तो याद रखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। पहला पॉइंट। दूसरा होता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस अर्थात आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। सामान्यतः ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक
क्योंकि आयन एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं, मुक्त रूप से चलते नहीं, परंतु इनके इनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है। हाँ, सामान्यतः ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु उनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर पूछें कारण, तो बेटा जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या होते हैं भाई, विद्यु ठीक है। अब हो गए हमारे पास जलीय विलयन में मुक्त आयनों के कारण। क्या ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया भाई, यस और नो? हाँ, नहीं नहीं, आयन बेटा फ्री नहीं होते। आयन क्या है ना, देखो, आवेश को प्रवाह करना है। अब इलेक्ट्रॉन तो एक जगह स्थिर रहते नहीं, वो घूमते रहते हैं। तो ठोस में जब इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा तो वो घूमते रहेंगे, राइट। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है कि धातुओं के बाह्य सेल में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज चलेगा। पर सॉलिड में क्या होता है, आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन होते हैं, और वो आपस में जुड़े रहते हैं, और वो मूव भी नहीं करते, अपने स्थान को भी परिवर्तित नहीं करते। तो बेटा वहां पर जब वो स्थान परिवर्तित नहीं करेंगे तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो वो विद्युत के कुचालक हो जाएंगे। अगर उन्हीं आयनिक यौगिकों को हम ठोस अवस्था से हम लोगों ने क्या करा, पानी में डाल दिया, तो पानी में वो आयनों में टूट जाते हैं। और आयन जो पानी है उसकी प्रकृति होती है कैसी बेटा, कि उसके जो पूरा पानी है, जल है, उसके अंदर आयन ट्रेवल कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आयन चलना चालू होंगे तो आयन के साथ साथ आवेश भी चलेगा, आवेश के प्रवाह होने लगेगा। अब आवेश का प्रवाह हुआ तो आपको पता होगा आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो उसके अंदर धारा चलने लगेगी, धारा चलेगी तो बेटा वो क्या हो जाएगा, विद्युत का चालक बन जाएगा। ठीक है। आयनिक ठोस का क्रिस्टल, लो बेटा धात्विक के तो देखो ये आपने देख ही लिए बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास सोडियम धातु हो गई, आयरन धातु हो गई, गोल्ड धातु हो गई, एल्यूमिनियम धातु हो गई, कॉपर धातु हो गई, एटसेट्रा। आयनिक ठोस जैसे कि NaCl, KCl आदि। ठीक है बेटा, ये क्या एग्जाम्पल हो गए। अब है हमारे पास अधात्विक ठोस, अधात्विक ठोस, इंग्लिश में बोले तो नॉन मेटालिक सॉलिड। उदाहरण के लिए आयोडीन के क्रिस्टल आपको पता होगा, आयोडीन ठोस में पाया जाता है, आयोडीन क्रिस्टल। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि अधातु के अंदर हम विद्युत नहीं चला सकते, बस ग्रेफाइट के अंदर चल सकती है। ठीक है। तो विद्युत के कुचालक होते हैं। एक कड़ी होती है बेटा, ठीक है, एक कड़ी होती है सेमी कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है बेटा, ऐसे ऐसे ठोस या ऐसे चालक जो निम्न ताप पर यानी कम ताप पर धातु के क्या होते हैं बेटा, कुचालक होते हैं, और अधिक ताप पर धातु के सुचालक बन जाते हैं। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी। ठीक है। ऐसे ठोस जिनमें जिनमें जो निम्न ताप पर विद्युत के कुचालक तथा
अधिक ताप पर अधिक ताप पर विद्युत के चालक होते हैं। सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब बेटा जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं, अच्छा तुमने फिजिक्स में पढ़े हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अब जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं बेटा पी टाइप और एक होते हैं एन टाइप। एन टाइप और एन टाइप और एन टाइप और पी टाइप। पी टाइप में जो कारण है विद्युत का चलने का वो होते हैं होल, जिनको कोटर भी कहते हैं, या इनका कोई दूसरा नाम होगा तो बेटा बता देना मुझे, ठीक है, कोड। और जो एन टाइप है इनमें जो इलेक्ट्रॉन चलने का कारण होगा बेटा, इनको हम इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन के कारण ही चलता है। तो मुझे ये बताइए बेटा, क्या आप लोगों को थोड़ा थोड़ा फिजिक्स का रिवाइज हो गया? तो मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा। न्यूक्लियस पढ़ाओगे? भाई पढ़ाने को तो पढ़ा देंगे, लेकिन अभी हाँ फिजिक्स नहीं पढ़ा, फिजिक्स हम तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, हमें तो अधिकार फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने का है। चलो ठीक है। अब इसमें लास्ट एक और है, ठोसों के चुंबकीय गुण। ठोसों के चुंबकीय गुण, ठीक है, ठोसों के चुंबकीय गुण बेटा। तो आपको पता होगा हमारे पास अलग अलग प्रकार के ठोस होते हैं। और फिर हमारे पास इनके बारे में आप जानते होंगे बेटा। एक होते हैं हमारे पास प्रति चुंबकीय, जिनमें चुंबकीय आघूर्ण जीरो होता है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है √n में n+2 बोहर मैग्नेटॉम। और n होते हैं बेटा हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता बेटा, वे सारे प्रतिचुंबकीय होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे पदार्थ जिनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए NaCl, जिंक एटसेट्रा। अगर आप NaCl को देखोगे, Na पॉजिटिव को अलग देखना, Cl- को अलग देखना, ठीक है। तो जो अनुचुंबकीय होते हैं बेटा, Na पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, अयुग्मित एक भी नहीं। Cl- में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे क्लोरीन में 17 होते हैं, लेकिन माइनस की वजह से 18 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन बेटा पेयर्ड होंगे, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक इसी प्रकार से जिंक या Zn2+ आयन भी कह लो, ठीक है, Zn2+ आयन, ये आपने डी ब्लॉक वाले या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, संकल यौगिकों में। फिर हमारे पास आते हैं बेटा अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय जिनको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक। अब ये क्या होते हैं बेटा? प्रतिचुंबकीय। जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये थोड़े से ये क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इनकी खास बात क्या होती है, इनका कुछ ना कुछ बेटा चुंबकीय गुण होता है,
और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जीरो नहीं होती, कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। अगर मैं इसके उदाहरण दूं आपको, तो आप देख सकते हो Fe+2, Fe+3, मैग्नीज +2 एटसेट्रा। ये तुमने पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर ही, अणुचुंबकीय। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया भाई, यस और नो? ठीक है भाई। अब देखो बेटा, एक होते हैं ऐसे जिनमें चुंबकीय गुण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के हटाने के बाद तक भी विद्यमान रहते हैं, बहुत ज्यादा विद्यमान रहते हैं। ठीक है, जो प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ या तो आकर्षित होते हैं, खतरनाक तरीके से प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, तो इनमें से एक होते हैं हमारे पास फेरोमैग्नेटिक, और एक होते हैं बेटा एंटी मैग्नेटिक, और एक होते हैं बेटा हमारे पास एंटी फेरीमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक की खास बात यह रहती है बेटा कि जब कोई एक पूरा क्रिस्टल होता है, बड़ा क्रिस्टल होता है, तो ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है, बस यही पार्ट है, यहीं तक ठोस खत्म हो गया। एक पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, उसकी बताऊंगा बात, बस उसके बाद सब समाप्त है। अब फेरोमैग्नेटिक की क्या बात होती है, जो द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं बेटा, इनमें खास बात ये होती है कि एक साइड में ही द्विध्रुवों का या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा बेटा, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का जो सर और पैर है, हेड और सिर, वो एक तरफ होता है बेटा। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं भाई फेरोमैग्नेटिक। अब इसके फेरोमैग्नेटिक के कुछ उदाहरण है भाई, इनको याद करना आप लोग। एग्जाम्पल मेन होते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, आयरन इस कैटेगरी में आता है, निकल इस कैटेगरी में आता है, और CrO2 इस कैटेगरी में आता है। ये फेरोमैग्नेटिक होंगे। एंटी फेरोमैग्नेटिक की खास बात क्या होती है बेटा? ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक की खास बात क्या होती है कि इनके अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण है, अगर एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे, एक ऊपर की तरफ तो तीसरा नीचे, एक ऊपर की तरफ तो एक नीचे, ऐसे होंगे आदि। ठीक है, इस तरह से एक पैटर्न होता है, और इस तरह से ही बनाएगा, वहां पर ध्यान रखना, इन पर ध्यान देना भाई पूरा। ओए नालायको, ये जैसे मैंने बनाए हैं, अगर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, जितने ऊपर उतने नीचे दे रखे हो, तो ये होते हमारे पास एंटी फेरामैग्नेट फैगरी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखो भाई, इसके एग्जाम्पल देखना आप। एक तो हमारे पास Fe2O3 हो गया, MnO हो गया। ठीक है, नोट करिए भाई फटाफट इसको, एक दो और होगा तो मैं बता दूंगा आपको। MnO, Mn के और भी हो गए, MnO2 और Mn2O एटसेट्रा, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। और फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है बेटा? फेरी मैग्नेटिक में मतलब ऐसा होगा, किसी एक साइड 100% कैंसिल नहीं होंगे और बहुत ज्यादा भी नेट नहीं होगा। मतलब इनका जो नेट डाइपोल होगा बेटा, इन वालों का, ये तो बहुत स्ट्रोंगली जीरो के बराबर नहीं है, ये लगभग कैंसिल हो गया। अगर इनकी बात करोगे भाई, तो भाई इसमें थोड़ा बहुत जरूर रहता है, ऐसा 100% कैंसिल नहीं होता। तो ये होता है हमारे पास फेरी मैग्नेटिक। और इसका एक एग्जांपल है जो आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 इसका एग्जांपल लिखना भाई, Fe3O4। ठीक है, और भाई जिन बच्चों को इक्विलिब्रियम चैप्टर का रिवीजन करना है, इक्विलिब्रियम चैप्टर मतलब रासायनिक साम्यावस्था का रिवीजन करना है, तो वो नीट वाला हिंदी मीडियम चैनल पर आ जाना, 6 बजे मैं क्लास लूंगा आपकी। ठीक है, रिवीजन कराऊंगा पूरे चैप्टर के, और PYQs वगैरह की बात करूंगा। अब देखो बेटा, ये सारी बात होने के बाद अब हमारे पास एक होता है पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इसको हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा भाई क्या कहते हैं,
पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। आप लोग मुझे बताना भाई हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। मैं चेक कर लेता हूँ गूगल पे इसका नाम ना। अंतिम टॉपिक था ये। 5वां विकेट भी गिर गया क्या? रन आउट हो गया भाई। स्पेलिंग होती है इसकी PIE। PIEZEO। पी। दाब विद्युत। दाब विद्युत पदार्थ। ठीक है। तो भाई इनके बारे में थोड़ा ध्यान लेना। इनकी विशेषता ये होती है कि नॉर्मल तो हमारे पास विद्युत के कुचालक होते हैं, पर इनके अंदर जो विद्युत की चालकता का गुण लाया जाता है वो दाब को बढ़ा के लाया जाता है। ठीक है, दाब को बढ़ाकर लाया जाता है, तो ध्यान रखना भाई इसमें। इनमें विद्युत की चालकता का गुण, विद्युत की चालकता का गुण दाब बढ़ाकर उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न किया जाता है। ठीक है भाई। और इसका एग्जांपल याद रखना भाई, एक एग्जांपल पोलीविनाइल क्लोराइड, विलाइडीन, पोली विनाइली डीन क्लोराइड। पॉलीमर होता है एक बहुलक, बस। और भाई यहां तक हम लोगों का जो ठोस अवस्था चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और कुछ PYQs होंगे तो वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक चलेगी, क्योंकि अब मेरी एक और नई क्लास का टाइम हो गया है यूट्यूब पर। आप लोग भी वहां पर आना। ठीक है। 6 बजे से क्लास स्टार्ट होगी बेटा। तब तक के लिए मौज मारिए, मैच देखिए, जैसा मन चाहे वो करिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर गाइस।